ट्रेन अचानक रुकी। अनन्या प्लेटफॉर्म पर उतरी। बारिश में भीगी हुई मिट्टी की खुशबू उसकी नाक में भर गई। यह खुशबू उसे उसके बचपन में वापस ले गई। 20 साल बाद वो आखिरकार माधवपुर लौट आई थी। आज उसके पिता की पुण्यतिथि थी। शहर पहले से छोटा लग रहा था, या शायद वो अपनी यादों में बड़ी हो गई थी। भरा हुआ बाजार, जो कभी उसकी दुनिया का केंद्र था, अब अनजाना सा लग रहा था। उसने रिक्शा लिया। हर मोड़ पर उसका दिल जोर से धड़क रहा था। जैसे ही उसके बचपन के घर का जंग लगा गेट दिखाई दिया, भावनाओं की लहर उसे डूबा गई। घर शांत खड़ा था, एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ, मानो उसके दीवारों के भीतर समय रुक गया हो। रंग उखड़ रहा था, बगीचा सूख गया था, फिर भी वो अपने अंदर बीते हुए जीवन की यादों को संजोए हुए था। हंसी, प्यार और बड़े होने के मीठे कड़वे एहसासों से भरा जीवन। अंदर कदम रखते ही अनन्या के होश उड़ गए। यह घर, जो कभी जीवन और हंसी से भरा हुआ था, अब एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। घर की पुरानी बंद पड़ी हुई सी महक हवा में घुली हुई थी। हर कोना, हर दीवार मानो बीते समय की कहानियां सुना रही थी। फर्नीचर पर धूल जमी थी और कोनों में मकड़ी के जाले लटके हुए थे। यह दृश्य अनन्या के दिल में एक अजीब सी उदासी भर रहा था। फिर भी इस सबके नीचे वो मानो अतीत की गूंज सुन पा रही थी। हर धूल का कण, हर जाला मानो एक पुरानी याद को जीवित कर रहा था। वो मानो अपने माता पिता को लिविंग रूम में देख पा रही थी। उनकी मुस्कानें, उनकी बातें, सब कुछ जैसे अभी भी यहां मौजूद था। उसके पिता अपनी दिल को छू लेने वाली हंसी के साथ अखबार पिया यच रहे होते। उनकी चाय का कप टेबल पर रखा होता। उनकी हंसी की गूंज अब भी कानों में सुनाई दे रही थी। उसकी मां चेहरे पर प्यार लिए कोई धुन गुनगुना रही होती, अपने पौधों की देखभाल करते हुए। उनकी ममता और प्यार की खुशबू अब भी हवा में थी। और फिर आदित्य, उसका छोटा भाई, उसकी शरारती मुस्कुराहट कमरे में रोशनी भर देती जब वो खिलौना हवाई जहाज लेकर उसके पीछे भागता। उसकी हंसी की गूंज अब भी दीवारों में बसी हुई थी। ये घर कभी उनका आशियाना था, साथ रहने की गर्माहट से भरा हुआ। हर कोना, हर दीवार उनके प्यार और हंसी की गवाह थी। अब ये वीरान और खाली लग रहा था, पुरानी हंसी के भूतों से सराबोर। हर चीज में एक अजीब सी खामोशी थी जो दिल को चीर रही थी। हर चरमराता कदम, हवा की हर फुसफुसाहट उस खामोशी को और बढ़ा रही थी। यह खामोशी मानो बीते समय की कहानियां सुना रही थी। ये एक ऐसी खामोशी थी जो बीते हुए समय और बदलाव के बारे में बहुत कुछ कह रही थी। यह घर, जो कभी हंसी और प्यार से गूंजता था, अब एक अजीब सी उदासी में डूबा हुआ था। अगले कुछ दिन अनन्या सफाई और यादों में खोई रही। हर चीज जिसे वो साफ करती, हर तस्वीर जो उसे मिलती, यादों की एक नई लहर ले आती। उसे अलमारी में पुराने बोर्ड गेम्स मिले, उनके मोहरे बिखरे हुए थे। एक धूल भरे ट्रंक में उसे पुराने पत्रों और तस्वीरों का खजाना मिला। पुरानी तस्वीरें समय में जमे हुए पलों को दिखा रही थीं। उनकी पहली फैमिली वेकेशन, स्कूल के नाटक में जोकर बने आदित्य, उनके ग्रेजुएशन पर खुश होते हुए माता पिता। हर तस्वीर उनके साझा जीवन की याद दिला रही थी। एक ऐसा जीवन जो अब दूर और बहुत करीब दोनों लग रहा था। जैसे जैसे वो अतीत में जाती, अनन्या को ऐसा लग रहा था कि वो एक अधूरी पहेली को पूरा करने की कोशिश कर रही है। बहुत से अनसुलझे सवाल थे, बहुत से अनकहे शब्द जो हवा में तैर रहे थे। उनकी बेफिक्री वाली हंसी कहां चली गई थी? किस बात ने उन्हें अलग कर दिया था? अनन्या और आदित्य हमेशा करीब थे। वो उसका साथी, उसका राजदार, उसका सबसे बड़ा सपोर्टर था। एक छोटे से शहर में पले बढ़े उनकी दुनिया एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमती थी। उन्होंने रात को चुपके से राज साझा किए थे, तारों भरे आसमान के नीचे सपने देखे थे। आदित्य कलात्मक सोच वाला लेखक बनने का सपना देखता था। अनन्या व्यावहारिक और मेहनती डॉक्टर बनना चाहती थी। वे एक दूसरे के लिए ताकत का सहारा थे। उनका रिश्ता अटूट था। फिर भी कहीं ना कहीं रास्ते में उनके रास्ते अलग हो गए। कभी अविभाज्य भाई बहन दूर हो गए। उनका संवाद जन्मदिन पर कभी कभार होने वाले फोन कॉल तक सीमित हो गया। उनके अलग होने का दर्द अनन्या के दिल में एक गहरे घाव की तरह था। वो सालों से उनके अनकहे शब्दों का बोझ, अनसुलझे सवालों का बोझ ढो रही थी। क्या वो अपने सपनों के पीछे इतनी व्यस्त थी कि उसे अपने भाई के दर्द दिखाई नहीं दिया? क्या वो उसकी बनावटी मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को नहीं देख पाई? एक बरसाती दोपहर, अपने पिता के पुराने सामान को छांटते हुए अनन्या को एक फीके रिबन से बंधे पत्रों का एक बंडल मिला।
ये आदित्य के पत्र थे जो उसने अपने पिता को सालों से लिखे थे। कांपते हाथों से उसने पढ़ना शुरू किया। हर पत्र आदित्य के जीवन, उसकी उम्मीदों, उसके सपनों, उसके संघर्षों की एक झलक थी। उसने शहर में अपने अनुभवों, गुजारा करने के संघर्षों, घर की याद के बारे में लिखा था। उसने अपनी लेखनी के बारे में लिखा था। उसके जुनून ने पन्नों को एक ऐसी जीवंतता से भर दिया जिससे अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। जैसे जैसे उसने पत्रों को पढ़ा, अनन्या को समझ आने लगा। आदित्य घर से गुस्से या नाराजगी में नहीं, बल्कि खुद को खोजने, अपने सपनों का पीछा करने की सख्त जरूरत के कारण गया था। उसने उनके रिश्ते को बचाने के लिए, उसे उनकी अधूरी उम्मीदों की आग में जलने से बचाने के लिए छोड़ा था। आदित्य के पत्रों ने एक ऐसे युवक की तस्वीर दिखाई जो अपने परिवार के प्रति प्यार और कुछ और पाने की चाहत के बीच फंसा हुआ था। वह अपने परिवार से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षाएं उसे कहीं और खींच रही थीं। उसने हमेशा अपने छोटे से शहर में खुद को बेमेल महसूस किया था, जैसे वह किसी और दुनिया का हिस्सा हो। उसके सपने बहुत बड़े थे, आसमान को छूने की चाहत थी। उसकी आकांक्षाएं बहुत अलग थीं। वह कुछ ऐसा करना चाहता था जो उसके दिल के करीब हो। उम्मीदों का बोझ उस पर भारी था, ढलने का दबाव, समाज की अपेक्षाओं का बोझ, अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने का दबाव। पिता की उम्मीदें उसके कंधों पर भारी थीं। अनन्या को बहस, तीखी नोकझोंक याद आईं जो उनके घर में आम हो गई थीं। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था जो उनके घर में आम हो गई थीं। परिवार में तनाव बढ़ता जा रहा था। उनके पिता, एक सम्मानित स्कूल प्रिंसिपल, ने अपने बेटे के लिए एक स्थिर, सम्मानजनक करियर की कल्पना की थी। वह चाहते थे कि आदित्य उनकी तरह एक आदर्श नागरिक बने। ने अपने बेटे के लिए एक स्थिर, सम्मानजनक करियर की कल्पना की थी, लेकिन आदित्य के सपने कुछ और ही थे। हालांकि आदित्य एक साधारण से हटकर जीवन, रचनात्मकता और जुनून से भरे जीवन के लिए तरसता था। वह कला और संगीत में अपनी पहचान बनाना चाहता था। रचनात्मकता और जुनून से भरे जीवन के लिए तरसता था। उसकी आत्मा कला में बसती थी। सपनों और उम्मीदों के टकराव ने उनके बीच एक दरार पैदा कर दी थी, एक ऐसी खाई जिसे पाटना नामुमकिन लग रहा था। पिता और पुत्र के बीच की दूरी बढ़ती जा रही थी, एक ऐसी खाई जिसे पाटना नामुमकिन लग रहा था। आदित्य को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। आदित्य ने घुटन महसूस की थी, जैसे वह एक पिंजरे में बंद हो। उसकी आत्मा धीरे धीरे बुझ रही थी। उनकी अस्वीकृति के बोझ तले उसकी आत्मा धीरे धीरे बुझ रही थी। वह खुद को अकेला और असहाय महसूस कर रहा था। और अनन्या अपनी महत्वाकांक्षाओं में अंधी, उसकी निराशा की गहराई को नहीं देख पाई थी। वह अपने काम में इतनी व्यस्त थी कि उसे आदित्य की पीड़ा का एहसास नहीं हुआ। उसकी निराशा की गहराई को नहीं देख पाई थी। आदित्य की उदासी उसके लिए अदृश्य थी। अपने पत्रों में आदित्य ने उस अपराधबोध के बारे में लिखा जो उसे खाए जा रहा था, अपने परिवार को पीछे छोड़ने का दर्द। उसने देर रात के फोन कॉल के बारे में लिखा जो वो करता था, बस किसी के जवाब देने से पहले ही फोन काट देता था। उसने अस्वीकृति के अपने डर, इस विश्वास के बारे में लिखा कि वो उन सभी को निराश कर चुका है। अनन्या ने अपराध बोध के साथ महसूस किया कि उसने दूर रहने के उसके फैसले में भूमिका निभाई थी। उसकी चुप्पी, उसके कभी कभार फोन कॉल ने केवल उनके बीच की खाई को चौड़ा किया था। उसने अपने दर्द और नाराजगी को उनके साझा प्यार पर हावी होने दिया था। वे दोनों अपने अपने रास्तों, अपने अपने संघर्षों पर इतने केंद्रित थे कि वे संवाद, समझ के महत्व को भूल गए थे। बच्चों के रूप में उन्होंने जो पुल एक साथ ईंट दर ईंट बनाया था, वह अनकहे शब्दों और अधूरी उम्मीदों के बोझ तले धीरे धीरे टूट गया था। जैसे ही सूरज ढलने लगा, धूल भरे कमरे में लंबी परछाई पड़ने लगी। अनन्या को बंडल में आखिरी पत्र मिला। यह उनके पिता की मृत्यु से 1 हफ्ते पहले का था। इस पत्र में आदित्य ने अपना दिल खोलकर रख दिया, अपने परिवार के प्रति अपने प्यार, अपने द्वारा दिए गए दर्द के लिए अपने पछतावे को व्यक्त किया। उसने अंततः घर लौटने, इतनी चौड़ी हो गई खाई को पाटने के अपने फैसले के बारे में लिखा। उसने सुलह की अपनी उम्मीद, उनके द्वारा एक बार साझा किए गए बंधन को फिर से खोजने की अपनी लालसा के बारे में लिखा। उसने पत्र को एक सरल लेकिन गहरे कथन के साथ समाप्त किया, मैं घर आ रहा हूं। अनन्या आखिरकार समझ गई, आदित्य की चुप्पी उदासीनता से नहीं बल्कि प्यार से पैदा हुई थी। उसने उनके रिश्ते को बचाने के लिए, उन दोनों को बड़े होने के लिए जगह देने के लिए छोड़ा था, और वह लौटने, टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ने वाला था जब भाग्य ने हस्तक्षेप किया।
अपने पिता की कब्र पर खड़े होकर अनन्या के कंधों से सालों के अनकहे शब्दों और पछतावे का बोझ उतर गया। वह अब हल्का महसूस कर रही थी, जैसे किसी ने उसके दिल से एक बड़ा पत्थर हटा दिया हो। उसने आदित्य के पत्रों को समाधि के पत्थर पर रख दिया। उन पत्रों में छुपे हर एक शब्द को उसने अपने दिल से महसूस किया। समझ और क्षमा की एक मौन भेंट। यह भेंट उसके दिल की गहराइयों से आई थी। जैसे ही उसके चेहरे से आंसू बह निकले, उसने महसूस किया कि ये आंसू उसके दिल को साफ कर रहे हैं। उसने अपने भाई के लिए, उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की, उसके द्वारा देखे गए सपनों के लिए, उन सपनों के लिए जो अधूरे रह गए थे, उस प्यार के लिए प्रार्थना की जो वास्तव में कभी फीका नहीं पड़ा, वह प्यार जो हमेशा उसके दिल में रहेगा। डूबते सूरज ने कब्रिस्तान पर एक गर्म चमक डाली, जैसे कि वह भी इस शांति के पल का हिस्सा बनना चाहता हो। उसे एक शांत रोशनी में नहलाया। यह रोशनी अनन्या के दिल को भी छू गई। अनन्या जानती थी कि उसके भाई और पिता के बिना जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहेगा, लेकिन उसने यह भी समझ लिया था कि जीवन में बदलाव ही स्थायी है। लेकिन वह यह भी जानती थी कि वे हमेशा उसका हिस्सा रहेंगे। उनकी यादें उसके अस्तित्व के ताने बाने में बुनी गई हैं। उनकी यादें उसके अस्तित्व के ताने बाने में बुनी गई हैं। वह उन यादों को हमेशा संजो कर रखेगी। वह उस शाम कब्रिस्तान से चली गई, लेकिन उसके दिल में एक नई शांति और समझ के साथ। उसका दिल सालों में जितना हल्का था उतना हल्का था। उसने महसूस किया कि उसने एक नया अध्याय शुरू किया है। उसे आखिरकार शांति मिली थी, अपने सवालों के जवाब में नहीं, बल्कि अतीत को स्वीकार करने में। और उस स्वीकृति में उसने क्षमा करने, ठीक होने और आगे बढ़ने की ताकत पाई। उसने क्षमा करने, ठीक होने और आगे बढ़ने की ताकत पाई। अपने दिल में अपने परिवार के प्यार को लिए हुए। अपने दिल में अपने परिवार के प्यार को लिए हुए। यह प्यार ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। अपने दिल में अपने परिवार के प्यार को लिए हुए। यह प्यार ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी।